अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, ईद आने को है, लेकिन इससे कबल एक हलचल मच गई। वही 6 जजेस का ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फायज़ ईसा साहब को, और उसके बाद फैसला ये किया। आपको मालूम है वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, जिस पर हमें ज़राए के हवाले से इतलात आई थी कि जो फुल लार्जर जो बेंच था, फुल कोर्ट जो बेंच था, उसमें इसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया गया था। लेकिन इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया, TORs बना दिए गए, और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह बनाया गया। पहले कहा गया कि शायद वो मान गए हैं, लेकिन फिर आज उन्होंने उससे रिक्यूज कर लिया, माजरत कर ली कि वो इसको जो है हेड नहीं कर सकते। और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, क्योंकि ये मामला जो खत में जो उन्होंने लेटर लिखा उसमें मेंशन किया, जो 6 जजेस ने जो प्रे की थी उसमें यही कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोर्ट इसको देखें। लार्जर बेंच की तश्कील भी दे दी, जिसकी वो खुद जो है वो सदारत करेंगे और वो बुध से इसके ऊपर समात करेगा। ये मामला यकीनन तशवीशनाक भी है और गौर तलब भी है, और इस पर मामला देखते हैं किस तरह आगे चलेंगे। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पहले तो इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट किया, और उसके बाद अब जो है वो कहते हैं कि जी ये लार्जर बेंच भी काफ़ी नहीं है, फुल कोर्ट होना चाहिए। और वैसे आपको मालूम है कि अब वो ईद के बाद फुल फ्लेज तहरीक का भी अनाउंस कर चुके हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और उनके साथ होंगे सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। और राना एहसान अफजल साहब, ये कितना तशवीशनाक है, और जब ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब इनकार करते हैं तो क्या लॉ मिनिस्टर से पूछगिछ की गई कि ये ऐसा एडवेंचर ही क्यों किया गया? क्योंकि बाकायदा तौर पर जो 6 सफ़ों का जो 6 जजेस का जो ख़त था उसमें मंदरजात में बाकायदा तौर पर मेंशन था कि ये है मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब से ये मामला मंजर आम के ऊपर आया, मेरे ख्याल से हुकूमत ने का एक ही मौक़िफ़ रहा कि हुकूमत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना चाहती है और उसमें बिलीव करती है। और आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बुलाया, फुल कोर्ट जो है वो सेशन रखा, और उसमें बड़ी डिटेल उन्होंने थॉरो जो है वो डिबेट की, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, और फिर तय ये पाया कि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएंगे। तो हुकूमत ने बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया, और उसमें बिल्कुल रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को लिया। और फिर उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ आया वो देखते हुए मेरे ख्याल से अब 7 कोर्ट बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया है। तो इसको हर स्टेज पे सीरियसली लिया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, और मैं समझता हूँ कि इधर चाहे हुकूमत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रही है। डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रही है। चलें अब, लेकिन कोई तशवीश, कोई परेशानी कैबिनेट में बाकायदा डिस्कस किया गया, और उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि जी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। तो ये था कि ये एकदम अचानक, ये भी आवाज़ें सुनने को मिली कि ये एकदम अचानक अब क्यों ये सारा सिलसिला शुरू किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो चॉइस थी रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी, वो तो प्रूव हो गया ना कि एक वाकई न्यूट्रल चॉइस थी, कि ऐसा कोई हमने कमीशन बनाने की कोशिश नहीं की जो हुकूमत की साइड ले या एक तरफ झुकाव हो। तो हमने तो एक नेक नियति के साथ बग़ैर वक्त ज़ाया किए, और जो चीफ जस्टिस साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई उसके मुताबिक आगे हम बढ़े, और मेरे ख्याल से अच्छा रास्ता निकल आया। अब इससे बड़ा फॉर्म तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 7 मेंबर बेंच बनाए और एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट और जो है एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की तरफ इस मामले के ऊपर अब ये चलेगा, बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इससे सारे अभाम जो रेज किए जा रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। एक कंपैरिजन में ये ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि जिस क्लैरिटी और जिस कह लें कि तेज़ी के साथ ये हुकूमत इसने प्रोसेस किया है, काश
जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला उठा था, तो तब उस तरह का रद्द-ए-अमल उस हुकूमत से आता जो उस वक्त मौजूद थी, और इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो उस वक्त की जुडिशरी से आता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ अभी उससे कदरे बेहतर जो है वो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। पाशा साहब, माशाल्लाह आप कानूनी मामलात को भी बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले इंक्वायरी कमीशन बनना, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब का उसको सरबराही के लिए नामजद करना, पहले शायद उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, उसके बाद उन्होंने फिर जो है वाज़े तौर पर उससे इनकार कर दिया। जिस तरह अभी राना साहब ने कंपैरिजन दिया है, मतलब इज इट एप्पल्स टू एप्पल्स या वो डिफरेंट मामला था, ये डिफरेंट है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा ख्याल है कि इंटरकनेक्टेड मामलात हैं, डिफरेंट नहीं हैं। इस हवाले से सबसे पहले बारिश का कतरा अगर बने तो वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं। इन रिसेंट ईयर्स अब मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ओपनली एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में वहाँ पे जाके तकरीर की और नाम लिए बाकायदा, और वेरी नेक्स्ट डे उस वक्त की चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर बताया कि मेरे पास प्रूफ हैं, मुझसे मैं देना चाहता हूँ, मुझे आप मौका दें। लेकिन वो शायद कोई प्रेशर इतना था कि उन्होंने फौरी तौर पे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप करके बग़ैर उनसे उनका डिफेंस लिए उनको फ़र्क कर दिया, और अल्टीमेटली अभी पिछले महीने वो बहाल हुए और विद ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। लेकिन जो उनकी इस्तदाद थी इस ख़त में भी वो ट्रांसपायर हो रही है, और वो ये है कि जनाब जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के कल्प्रिट्स हैं उनको भी सामने लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उसी से ही ले के ये फिर आगे चले और अपने बारे में बात की। 3 दफ़ा इस ख़त में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जिक्र है, मीनिंग देयर बाय कि इनको हौसला, इनको कुव्वत शायद इस जजमेंट की वजह से मिली कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने उस डिसीजन को अनडू किया और उनको बहाल किया, और ये तसव्वुर हो गया और ये कैटेगरिकली एक चीज़ सामने आ गई कि यस शौकत सिद्दीकी साहब वाज ऑन द राइट साइड और जो उनके इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे, लिहाजा इनको बहाल किया जाता है। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि जो तसद्दुक जिलानी साहब ने जो माजरत की उसके मदरजात में जरा आपके सामने रखूं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत लिखकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। खत में साबिक चीफ जस्टिस ने लिखा कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इसी इशू का फैसला करें, जाती मसरूफियात की बिना पर कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद एक आईनी बॉडी है। मेरे लिए इस मामले की इंक्वायरी करना जुडिशल प्रोप्राइटरी की खिलाफ वर्जी होगी, अगरचे हाई कोर्ट जजेस का खत पूरी तरह आइन के आर्टिकल 209 का भी नहीं बनता। चीफ जस्टिस इदारा जाती सतह पर इस मामले को बेहतर हल कर सकते हैं, और ये खत लिखा। और फिर इसके बाद आज खुद नोटिस भी हो गया। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब। हुमायूं मोमिन साहब, पीटीआई ने पहले इंक्वायरी कमीशन के ऊपर एतराज उठाया, उसके बाद आज जो है ये 7 रुकनी लार्जर बेंच पे भी एतराज उठा दिया। आप लोग स्टेक होल्डर्स इसमें कैसे बन जाते हैं? या तो फिर एक चीज इस्टेब्लिश करें कि ये जो 6 जजेस का जो ये खत है इसका कहीं ना कहीं से आपको फायदा हुआ है, अंडर ड्यूरेस उनके ऊपर प्रेशर था कहीं से, या आपको नुकसान हुआ है? तो ये तो अब वो जब पेश होंगे तो उसके बाद इस्टेब्लिश होगा। आप लोगों ने पहले ही इसमें एक पार्टी का रोल किरदार अदा कर दिया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि हम लोगों ने जो एतराज़ उठाया था वो गलत तो नहीं था। जब इसके ऊपर कमीशन बिठा रहे थे तो हम एतराज़ उठा रहे थे कि ये इस पे कमीशन बैठने की तुक नहीं बनती, क्योंकि ये चीज़ एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ है और एग्जेक्टिव ही जाके एक कमीशन बिठा देगी और वही अपने ख़िलाफ़ वो चीज़ करेगी, तो इसका तुक नहीं बनता। नंबर 1। नंबर 2, वही सारी बातें जब जिलानी साहब ने कर दी हैं तो सब कहते मान गए। फिर हम लोगों ने कहा था कि देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल जो 184(3) हमने किस चीज़ के लिए रखा है, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो कि पूरे पाकिस्तान की
एक किस्म की है कि जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक हुआ है, और मे बी वन ऑफ द रीजंस के पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम इस तरीके से, क्योंकि आप ये देख लें, शुरू से देख लें, ये आज की बात नहीं है, शुरू से देख लें, इसमें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की बातें बयान सुन लें, चाहे आप वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब क्यों ना हो, उसमें डॉन लीग्स के ऊपर क्या था, उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब क्या कहती थी, उससे पहले भुट्टो के ऊपर जो था वो क्या था, ये सारी चीजें अगर हम शुरू से देख लें, 1954 में जो जस्टिस मुनीर का फैसला था वो क्या था, वो सारी चीजें एक ही इसी चीज की कड़ी पे कड़ी बात है, कहीं ना कहीं इसने रुकना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस पर हमारा ये सवाल था कि क्या है, अच्छा हम इस पर पार्टी कैसे बनते हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसमें आप में हम सब शामिल हैं, अगर कोई नहीं करना चाहे तो और बात है, मुझे इस पर फिक्र होगी कि ये हमारा सिस्टम है। नंबर 2, अगर आप उस लेटर को देखें, वो लेटर डेट करता है तकरीबन अप्रैल मई से डेट करता है, और उन्होंने कहा कि हमने पहले एक दफ़ा चीफ जस्टिस साहब को कहा जो हाई कोर्ट के थे, फिर दूसरी दफ़ा कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस में ख्याल में 16 मई 2023 की उन्होंने बात की कि हम उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, और उनके साथ प्यूनी जज भी थे, मींस जस्टिस कायद फायज ईसा साहब थे। अब वो इसका मतलब है उनको इस बात का पूरी तरह इल्म था, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है। तो अब हम ये सवाल उठाते हैं कि हमारा सवाल ये है कि ये जब आप कोर्ट बना रहे हैं, 7 बेंच का बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम इसको नहीं कह रहे कि गलत बात है, हम कह रहे हैं इससे अफजल बेहतर बात ये हो जाएगी कि आप अगर इसको फुल कोर्ट कर लें, और चूंकि आपको इसके बारे में पता था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, नोइंग कि ये 209 के अंडर नहीं आता है जैसे सब लोग कह रहे थे, आपने फिर भी जाके प्राइम मिनिस्टर, मतलब आपका और प्राइम मिनिस्टर का मिलना इस चीज के लिहाज से ये सेपरेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स के अंडर नहीं आता, आप उनसे मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से हमें ऐसा लगता है। अच्छा, उसका मैं बताता हूं कि क्यों डाउट्स। देखें, बात ये है कि ये मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई कि फुल कोर्ट बैठा, फुल कोर्ट के फैसले के बाद मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर से, और इंक्वायरी कमीशन बैठा का बनाने का फैसला हुआ। अब जब से ये इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हुआ, एक जमात क्या कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये तो अब एक तरफ का फैसला होगा, ये तो इन्होंने पूरा ये अपनी तरफ, ये कमीशन क्या होता है ये गलत बना दिया। और जो हमने कहा हम न्यूट्रल कमीशन बनाएंगे, हमने कहा हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहते हैं, और जो नहीं, सुन लेना, जो हमने कमीशन बनाया उसका नतीजा आ गया कि वो न्यूट्रल था, चलें कि वो न्यूट्रल नहीं, एक मिनट, इसको लेट मी रिपीट, नहीं, एक मिनट, इसका मतलब जिन्होंने बनाया वो न्यूट्रल नहीं थे, बात नहीं, एक मिनट, नहीं, ज़मीर साहब, लेट मी रिक्रिएट। बिल्कुल राणा साहब, मैं आप ही से, मैं एज वी स्पीक वो TORs, वो इंक्वायरी कमीशन डज नॉट एग्जिस्ट एज वी स्पीक, बिल्कुल, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हमने एक न्यूट्रल आदमी को अपॉइंट किया, और उसकी जो डिसीजन आया हम उसका एहतराम कर रहे हैं। तो बात में क्या कहना चाह रहा हूं कि एक जमात ने उस इंक्वायरी कमीशन पे कितना प्रोपेगेंडा किया, कितना अवाम को कितना मिसगाइड किया, पार्टी की प्रेशर की वजह से जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कहा कि नहीं, ज़मीर साहब, आप एक मिनट, आपने लॉ मिनिस्टर की बात सुनी थी, नहीं, लॉ मिनिस्टर कह रहा था, लॉ मिनिस्टर क्या कह रहा था, उसका लॉ मिनिस्टर ये कह रहा था कि इन जजेस के ऊपर तो मिसकॉन्डक्ट लगना चाहिए, नहीं कहा, उन्होंने अपनी राय दी, मेरा पॉइंट, अगलिया फैसला करेगी इस बात का, खुदा का वास्ता है, उन्होंने कहा था कि मेरी नजर में ये लगना चाहिए। आप सुन लें, मैं समझता हूँ ये इस पे भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जमात का मकसद ही प्रोपेगेंडा करना है। आप ज्यादा चीखने से क्या होता है जी, मुझे समझ नहीं आ रही, बड़े रिस्पेक्टेबल है, इस तरह चीखने से बात नहीं बनती। बिल्कुल सही। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में एक और एश्योरेंस दी थी कि जी पार्लियामेंट ऐसी लेजिस्लेशन भी करेगा जिससे आपके जितने डाउट्स हैं, और खास तौर पे वो जो फैसला था धरना केस, फेमस 53 पैराग्राफ, उसका सुप्रीम कोर्ट की अलामिया में ये बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि फैजाबाद धरना केस का जो पैराग्राफ 53 है उस पे मुकम्मल अमल दरामद करें,
और उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़े तो भी करें, बताएं। अच्छा, अब ये आप लोग क्या ख्याल है कि एक लेजिस्लेशन करने से या इस किस्म के और इकदाम भी, अब आप लोगों को भी फ्रॉम पार्लियामेंट भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, रिगार्डलेस के ये लार्जर बेंच क्या करेगा, क्या डिसाइड करेगा, किस तरह इन चीजों को लेके चलेगा, लेकिन आपको बतौर एक गवर्नमेंट पार्लियामेंट से भी कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मजीद इस पर भी बात करेंगे कि ओनस जो है अब गवर्नमेंट पे भी है थोड़ा, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं छोड़ा जा सकता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। राणा साहब, आप बात मुकम्मल करें, और दूसरा ये कि क्या बाकायदा तौर पर आप लोग भी कुछ जिम्मेदारी अब लेना चाहेंगे, उठाएंगे कि ये इस किस्म की चीजें आइंदा ना हो सके? देखिए, बिल्कुल हुकूमत ने तो मेरे ख्याल से अपनी सीरियसनेस दिखाई, उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई। ये जो सिलेक्शन थी तसद्दुक जिलानी साहब की, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, हम तो उसको भी इंडोर्स कर रहे हैं। और जो बातें की कि हम इस पर लेजिस्लेशन करेंगे, बिल्कुल हमारी लीगल टीम पार्लियामेंट के अंदर इसको देखेगी और अगर कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत हुई वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ देखें, पॉइंट ये है कि एक जमात हर चीज को, हर स्टेप को जो है मुतनाज़ा बनाने पे तुली हुई है। अब देखें, आज जो है 184(3) का तय हो गया कि एक फर्द वाहिद इस पे फैसला नहीं करेगा। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई कि तीन मेंबर की कमेटी जो है डिसाइड कर रही है। आज 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड कर रही है, उसके ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। यानी कि हर चीज नहीं, उस पे नहीं उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बात है, इससे बेहतर होना चाहिए। पीटीआई क्या कह रही है? पीटीआई कह रही है कि चीफ जस्टिस इससे बाहर निकल जाए। पीटीआई कह रही है फुल कोर्ट बैठे, हम इसको नहीं मानते। तो हर इकदाम को जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, जो एक अच्छा अमल के साथ हुकूमत जो है रिएक्ट कर रही है एक चैलेंज को, एक जो बिल्कुल एक सीरियस जो इल्जामात लगे उसको सीरियस ले रही है, ये क्या कर रही है? ये कंफ्यूजन फैला रही है, बजाय के कह के अच्छी बात है भाई सुप्रीम कोर्ट पे हमारा एतमाद है, 7 मेंबर बेंच है, 184(3) 3 मेंबर कमेटी ने डिसाइड किया है। इट्स मच मोर ट्रांसपेरेंट देन इनके दौर में जो हो रहा था बंदयाल कोर्ट में कि फर्द वाहिद की मर्जी चलती थी, मंशा चलती थी, कोई उसके ऊपर जो है ना, जब हम उस पर बात करते थे उनके लिए भी आप लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो भी एक फैसला था उस वक्त जब आया 3 अप्रैल वाला। तो पाशा साहब, अब आपका क्या ख्याल है कि ये लार्जर बेंच की डोमेन ही सही है, या एट सम पॉइंट इन फ्यूचर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी जाएगा मामला? बात ये है ज़मीर हैदर साहब कि तकरीबन तमाम जो वकला हैं, आइनी माहिरीन हैं, उनका कंसेंसस है। आज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने भी अपने ख़त में ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रॉपर फोरम नहीं है इनकी ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए। ये तय है, क्योंकि वो सिर्फ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का है। जजेस ने कहाँ शिकायत करनी है? आइन साइलेंट है, जिसके लिए इन्होंने राय तलब की है और गाइडेंस सीख की है। ये बात तो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि क्या किसी पॉलिटिकल जमात के मुतालबे पे कानून को बदल दिया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी लेटर ऑन एंडोर्स किया, जिसके तहत मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात जो है 2 सीनियर जजेस को भी। अब उसमें 184(3) की किसी भी केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए अकेला चीफ जस्टिस या कोई जज नहीं ले सकता। उसके लिए 3 रुकनी कमेटी, उससे डिसाइड करना है कि क्या इस मैटर को 184(3) में हम ले सकते हैं। इसीलिए 3 रुकनी कमेटी बैठी हो, तो कोई एतराज़ नहीं। नहीं, मैं जो सिर्फ लेके जा रहा हूँ। अब इसी एक्ट में प्रोवाइडेड है कि 184(3) की जब कॉग्निजेंस होगी तो एग्रीव्ड पार्टी को अपील का हक दे दिया गया, और अपील का हक उन जजेस के पास अपील फाइल होगी जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो लामहला तौर पे आपको 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 7 जजेस जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा है, इन्होंने हेयरिंग करनी है, और जो बाकी जजेस हैं उनको अपील के लिए रख दिया गया है। ये
इस कानून की मंशा है। अच्छा, कि अगर इसके सामने ये 6 जजेस पेश होते रहेंगे, अपना मौकफ रखेंगे, ये क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोई भी जो भी फैसला आएगा, अभी नहीं, आपका ये कहने का मतलब है कि जो भी फैसला आएगा इस लार्जर बेंच के बाद, अग्रीव पार्टी अपील के लिए जो जाएगी वो बाकी 8 के सामने जाएगी, उसका कोई इनमें से कोई हिस्सा नहीं होगा। कैन वी से दैट? यस, ऑफ कोर्स। इन 7 जजेस में से कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज उस बेंच का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए अच्छा, दूसरी बात हंस रहे हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। बात है, खुशी होनी चाहिए जी, पता नहीं, हंसने पे पाबंदी ना लगाएं, हमारा मजाक तो ना होना। नहीं, मजाक नहीं। सेनेटर साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, नहीं, इतना थोड़ा सा हमें भी 34-35 साल हो गए कानून की इसी मैदान में काम करते हुए। एक बात की है कि क्या इनकी ख्वाहिश पे एपलेट फोरम ख़त्म कर दें? ये हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का 50 साल से मुतालबा था। उनका शायद ये डिमांड हो कि 9 रुकनी नहीं फुल कोर्ट कर, नहीं, फिर वो जी चलें 6 फिर भी बच जाते हैं अपील के लिए। नहीं, फिर अपील 6 के नहीं हो सकती ना। 9 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 6 मेंबर्स के पास अपील नहीं हो सकती। लार्जर बेंच चाहिए। 7 रुकनी बेंच के खिलाफ 9 में हो सकती है या 8 में हो सकती है, लेकिन 5 के नहीं हो सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके लिए अच्छी बात है। तीसरी बात, एक और ये कंट्रोवर्सी एक दफा ये तो खत्म हो ना, तीसरी बात, खासतौर पे डाउट्स जो क्रिएट करने हैं उनकी भी क्लियरेंस एक और मैं करना चाहूंगा। इसको ये चीज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने स्टार्ट की, उनका भी, उनके मामले में जिन लोगों का किरदार है वो भी सामने आना चाहिए। उस वक्त की हुकूमत का भी, उस वक्त के एग्जैक्टली वो टाइम कौन सा था? वो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 2018 था, पता नहीं, जो भी हुकूमत थी। किसकी थी हुकूमत? और मिसकॉन्डक्ट हुआ तो पीटीआई की थी। जो भी था, मैं नहीं कहता, ये नहीं कहता। अच्छा ये देखे ना, ये बड़ा मजे प्यार से इसी तरह, लेकिन उस वक्त सर जब इनको निकाला गया, जब मास्टर प्लान तो पहले ही बन रहा था ना, जब निकाला गया उस वक्त फिर शौकत अजीज सिद्दीकी हीरो बने जब निकाला गया। एग्जैक्टली। उससे पहले सर जी पीटीआई के सीनियर वोकला बैठकर जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के ऊपर सवालात उठा रहे थे। इस तरह बात कर दी। अभी आपको बताता हूं, उसके बाद ऐसा होता था कि नहीं? चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ रेफरेंस किसने फाइल किया? कोई भी ऑन करने को अब तैयार नहीं, ना इमरान खान, ना फरोग नसीम, कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर था। ये जो जमहूरी बने हुए ना, एक मरहूम डिक्टेटर को जब सजा सुनाई दी थी तो इनके वजीर ही कह रहे थे ना कि वो ज़हनी तौर पे वो काम उनका खराब हो। जज साहब जो है वकार सेठ के मुतल्लिक ये इन्हीं के थे ना, ये इन्हीं के मौक़िफ़ थे जो आज जमहूरी बने हुए हैं। ये हर लिहाज से जमहूरी बने हुए आज। अब अपने कहते हैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम अपने कहते हैं चाहेंगे सेनेटर साहब, अब देखें एक चीज पहले इसको क्लैरिफाई करें कि जिस वक्त ऑनरेबल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला था, आप लोगों के ही पीटीआई के, और माशाल्लाह अब तो वुकला से ही भरी पड़ी है पीटीआई पूरी, उस वक्त भी जितने वुकला होते थे जो प्रोग्राम्स में आते थे, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जो उनके इल्जामात थे उनके ऊपर रिजर्वेशंस शो करते थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाते थे। और आपको ये मालूम है अब एकदम चेंज हो गई सारी चीज। अच्छा, मैं तो अच्छा नहीं, अच्छे मुझे पूरे 100% टाइमलाइन का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एक बताता हूँ। जो जस्टिस सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि ये कब की बात है, जब उनके खिलाफ जब फैसले आ रहे थे, फैसले उनके 2018 से पहले आए थे सारे, उनके खिलाफ जो भी उनके वो केस थे वो उनके उस वक्त की बात है। ठीक है, एक बात ये जो मिसकंडक्ट जो ठीक है ना, मिसकंडक्ट बाद में होता है। ठीक है, आज मिसकंडक्ट का तरीका क्या होता है? मिसकंडक्ट का तरीका ये हो जाता है, रेफरेंस हुकूमत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया होगा, मैं उसको अगर किया हुआ है, मुझे टाइमलाइन का नहीं पता, लेकिन लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर किया हुआ है तो ठीक है, हुकूमत ने किया। हुकूमत किसको करती है? हुकूमत करती है जुडिशियल कमीशन को करती है। ठीक है, उसको करती है, उन्होंने आगे डिसाइड कर, जुडिशियल काउंसिल उनको देती है, उन्होंने आगे डिसाइड करना होता है। दोनों, चाहे जस्टिस सिद्दीकी साहब थे, चाहे चीफ जस्टिस जो आजकल के काजी फाइजी साहब, दोनों क्या उन्हीं के पास रेफर किया था। एक में उनको कर दिया था, दूसरे ने उनको सजा दे दी थी। किया
जुडिशल काउंसिल ने था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी, एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन नहीं लिया था। भेजने वाले जिम्मेदारी खत्म हो गई, जिम्मेदारी खत्म हो गई, इन्होंने सिर्फ तालियां बजाई। रेफरेंस करना अगर मैं एज ए गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि ये रेफरेंस है, सही है गलत है, मैं समझता हूँ ये रेफरेंस भेजना चाहिए, मैं रेफरेंस भेज देता हूँ, इस पे चेक कर लो। अगर उनके खिलाफ ना होता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कभी उनको ना करती। अगर उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला गलत किया है तो ये उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं था। अगर गवर्नमेंट की मुदाखलत होती तो जस्टिस काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस ना होते, अगर उनके इन्फ्लुएंस की बात होती। अब आ जाते आज की बात है, ठीक है। इस तरह है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप 7 अभी कर लें और 8 बाद में कर लें, ठीक है। इसका यह भी हो सकता है आप एक ही बार में 15 कर लें, एक ही बार में 15 कर लें। देखिए जब 18 वो करते हैं अपील का क्या। अच्छा अब मैं लेट मी बी, ये तो एडवोकेट है, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। अब डेविल क्या कहता है, डेविल क्या कहता है, वसवसा डालता है ना, डेविल इज लूसीफर और ये नीचे लेवल नहीं देखो ना, मैं वो टॉप पर है ना। अब डेविल देख रहे हैं, अब मेरे दिमाग में देखिए, मेरे दिमाग में डेविल क्या कहता है, ठीक है। वो डेविल मुझे कहता है कि यार इसरा हुमायूं के हम सबको पता है कि हर एक चीज इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट पे अभी डाल देते हैं, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बाद में डाल देंगे। अब ये मुझे कुछ थोड़ा मुझे भी समझ नहीं, क्लैरिटी नहीं आई सर मुझे। फिर अब जरा ये डेविल्स एडवोकेट को जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा। इस तरह है 2 स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, हर जगह पे, ओके, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट एक बात करता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट दूसरी बात करता है, ठीक है। आप इस तरह काम करो कि पहले एक बंदे को एक स्कूल ऑफ थॉट को भेज दो, उसके बाद फिर दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बाद में भेज देना। मुझे एक क्वेश्चन है ज़मीर साहब, ये सवाल मैं रिवर्स ऑर्डर पे आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। आप बात, अब ये आ गया जी, लार्जर बेंच बन गया, 7 रुकनी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको हेड करेंगे। अब केस टू केस बात होगी, इवेंट टू इवेंट बात होगी, इन कैमरा होगी, और फिर अगर वो अंडर ड्यूरेस कोई फैसले आए हुए हैं हक में या मुखालफत में, किसी के खिलाफ आए हैं या किसी के हक में आए हैं, उनका फेट क्या होगा? ज़मीर हैदर साहब, एक बात बताऊं आपको कि आपके क्वेश्चन जो पहला हिस्सा है वो ये है कि ओपन कोर्ट में समाअत होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, लिहाजा हो भी सकता है कि ये लाइव टेलीकास्ट भी हो, लेकिन लेट्स सी, लेकिन होगी ओपन कोर्ट में, पहली बात। सही। दूसरी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी अदालत इट्सेल्फ, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की अदालत है, चाहे वो सेशन कोर्ट की अदालत है, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो अज खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, नहीं करेगा। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के लातादाद ये साइटेशंस हैं, केस ना है, जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो डिस्करेज करते हैं कि कोई कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है। अब आ गई बात कि क्या तरीकाकार ये अपनाएंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) की कॉग्निजेंस ली पनामा केस में। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो केस था, वो सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट नहीं की बल्कि एक JIT बनाई। सही है। JIT ने अपनी रिपोर्ट दी और वो फिर मामला नैब को भेज दिया गया और नैब ने फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया, वटएवर में। ठीक है, एक इनिशियल फैसला देके नैब को भेज दिया, रिमांड कर दिया नीचे। ठीक है, वो भी कॉग्निजेंस 184(3) की ली गई। ठीक है। अरशद शरीफ का केस है, वो भी कॉग्निजेंस 184(3) की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया कि फिर JIT बनाई और वो सारा निकला तो कुछ नहीं, माजरत जो भी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। जो आज भी जो हमारे कि शहीद अरशद शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो दूसरी बात नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ मैरिड डिमेरिड था या ये अरशद शरीफ, लिविंग असाइड दैट मैटर। अब ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट किस तरीके क्या JIT बनाएगी। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि JIT बने कि हमारे मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान जिन्होंने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर इनको तो नहीं पे है ना। मेरा सुन लेना, लामुआला तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास माँ सिवाय कमीशन बनाने के और कोई रास्ता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगी।
उसी तरह के JIT स्टाइल? नहीं, JIT नहीं, JIT कोई अदलिया की शख्सियात ही हो सकेगी, क्योंकि JIT पे हमारी सिटिंग जजेस भी हो सकते हैं, व्हाटएवर में भी जो भी मोडस ऑफ, लेकिन ओनस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशंस लाइज ऑन हुम? अब मैं आपको बताता हूं, वैसे तो अखलाकी तौर पे समझा जाए कि जो उनका पोर्टफोलियो है, जो उनके इल्ज़ामात हैं, वो एज इट इज़ तस्लीम करने चाहिए, लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये बात तस्लीम नहीं करती। वो कहती है चाहे सिटिंग जज ही कह रहा हो कि जिसके खिलाफ हैं उसको चार्जशीट करें, उसका डिफेंस लें, उसके बाद कोई फैसला हो सकता है। लेकिन प्रूव एलिगेशंस करना एलिगेशंस लगाने वाले ने है, ये ओनस ऑफ प्रूविंग उन पे ज़ाहिर है, इस पे तो कोई शक दे हैव टू प्रोड्यूस सम एविडेंस। अच्छा, एक और कैमरे एविडेंस थे ना, वन ऑफ द थिंग्स देने चाहिए, कैमरा तो है ना, जो निकले कैमरे वो तो है ना एविडेंस, सही एविडेंस है ना, जो बंदा। लेकिन अगर उन कैमरों की रोशनी में किस फैसले पे इन्फ्लुएंस हुआ वहां तक जाएंगे तो उन फैसलों का फ्यूचर क्या होगा? मैंने यही तो पूछा था। हाँ, मैं अर्ज करता हूं, बात सुने, अल्टीमेटली तो उन्हीं फैसलों के ऊपर इंपैक्ट आना है, चाहे बात तो ये साबित होनी है कि ये सच भी है, ये झूठ है, तो हमें लेट इट हैपन। अभी तक इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ना ही अपने खत में ना ही अदरवाइज कहीं पे जिक्र किया है कि हमने कोई फैसला अंडर प्रेशर या इस दबाव के तहत किया है। मेरा ख्याल है इस तरफ अभी ना जाएं, क्योंकि इस वक्त तक कोई फैसला ऐसा नहीं आया, और प्रायर टू एनी फाइनिंग अगर हम ये बात करेंगे तो नामुनासिब। चलें, बिल्कुल सही है। राना साहब, एक चीज और सामने आई है कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने बाकायदा इंक्वायरी कमीशन की सरबराही लेने से पहले फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स मांगे थे। लॉ मिनिस्टर को शायद उन्होंने कहा, ज़राए से हवाले से ये चल रही थी, और उनको वो नहीं दिए गए, और फिर उनके अंदर एप्रीहेंशन आए, और फिर जाहिर बात है उनको इतला भी मिली कि शायद मतलब 100% कंसेंसस बिल्ड नहीं था, तो इसलिए शायद आई शुड नॉट, और फिर उन्होंने खत लिख दिया। डू यू हैव एनी और आर यू प्रिवी टू सच इंफॉर्मेशन? देखें, नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने, देखें, हमारी जिम्मेदारी क्या थी आफ्टर द मीटिंग विद चीफ जस्टिस, कि हम जो उन्होंने जो गाइडेंस उनके साथ मिलके उस डिस्कशन से आई, वो ये आई कि आप कमीशन बनाएं और न्यूट्रल बंदे को बैठाएं, वो हमने फुलफिल की। देखें, बाद में उस न्यूट्रल आदमी ने या जो हेड ऑफ द कमीशन थे, उन्होंने जो भी फैसला किया दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, और उन्होंने जो फैसला किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। तो इसमें मेरे ख्याल से कितना वक्त ज़ाया हुआ है? 2 दिन, 1 दिन? तो ये तो हमें इसके ऊपर अब फर्दर डिबेट करना, ये तो एक अच्छा हो गया ना, एक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और जो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया, और वहाँ जो है वो इट इज़ अ बिग बेंच, और वहाँ जो भी अब फैसला होगा मेरे ख्याल से सबको कबूल होना सही। पाशा साहब और सेनेटर साहब, मैं क्विक आंसर चाहूंगा छोटा सा, उसके बाद फिर मैंने एक अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है, आप लोगों से मैं थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा। एक तो ये कि जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जब इल्जामात लगाए थे, तो क्या उन्होंने कोई बताया था कि ये फैसला जो है उन्होंने मतलब इस प्रेशर में दिया था और उस फैसले पे कुछ हुआ? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो कोई फैसला नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि मुझ पे दबाव डाला लेके, उन्होंने नाम लेके बताया कि लेकिन कोई फैसले का उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि चीफ जस्टिस के पास वो आते हैं और बेंचेस उनकी मर्जी के बनाए जाते हैं, और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को हमने सज़ा देनी है, इनके केस का जो बेंच बनेगा उसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को मेंबर ना बनाएं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। सही, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? देखिए, यही उन्होंने कहा है कि एक मतलब उन्होंने नाम लेकर का है उसका, लेकिन अगर वो फैसला उस तरह आया है तो उस फैसले को फैज़ हमीद साहब का उन्होंने नाम लेकर का कि वो इन्फ्लुएंस करते थे, तो उस लिहाज से तो फैज़ हमीद साहब ने इस पर डिनाई किया। ईद सुकून से वैसे उस वक्त उस वक्त फैज़ हमीद साहब मेरे ख्याल में उस वक्त वो मेजर जनरल थे जिस वक्त की बात जी, लेकिन डीजीसी थे। चलें, बिल्कुल क्विकली सर जी मुझे बताएं कि ईद तो आप चलें, शुक्र हमारी सुकून से गुजार रहे हैं, ईद के बाद आप लोग क्या बाकायदा लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाज, फुल फ्लेज्ड?
देखिए इस तरह ये है कि ईद के बाद देखेंगे, वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम, ठीक है ना, वी रीच देयर, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि पेपर आउट नहीं करना, देखिए वो पेपर आउट करने वाले, और मैं सिंपल सी बात करता हूँ, उसमें है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेट काफी फुल है, ठीक है। उसमें इतने वो है, एक मसले से निकलते दूसरा मसला, दूसरे से निकलते तीसरा मसला, तीसरे से निकलते चौथा मसला, ठीक है। तो हम उन चीजों को एज दे कम हम उनको हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद देखें क्या है, लेकिन जो होगा, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो होना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हैविंग सेड दैट थिंग, हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 साल में कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई परिंदा पाकिस्तान में है नहीं, वो उड़ चुका है यहाँ से। क्यों? अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो फिर 2 सूबों के इलेक्शंस हो चुके होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो बहुत सारे ऐसे जो बिल बने हैं, जो आपके क्या कह सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 16-18 महीने में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें उसको बाईपास करके उसको किया जा रहा है। मतलब मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बहुत अच्छी चीज है। इससे अफजल तरीका ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बना के 199 को वो दोबारा से वो कर लेती है, अपने वो चेंज कर लेती है, क्या कह सकते हैं उसे, ये 1980 के जो रूल्स हैं वो चेंज कर लेती, उसके अंदर ले आती कि भाई ये याद रखें, इस वक्त कहने का मतलब है ये याद रखें, कोर्ट खुद कर लेता। होल्ड ऑन, रिमेंबर वन थिंग, पार्लियामेंटियन कह रहे हैं, नहीं सर, ये एक मिनट, ये उनका डिबेट हुई, ये रूल्स उन्हीं के, उन्होंने पहली दफा जब गया था बनके, उन्होंने बनाया था प्रोसीजर, उस वक्त ये डिबेट हुई थी, ये रूल्स उन्होंने बनाया, कोर्ट खुद डिसाइड करेगी व्हाई पीपल्स पार्लियामेंट डिसाइड। एज इट स्टैंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टिल जो रूल्स है वो 1980 के हैं। तो कोई भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आके कह सकता है रूल्स के लिहाज से मैं ही बेंच बनाऊंगा, रूल्स के लिहाज से मैं ही ये करूंगा। अगर वो करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम, जब हो गया तो फिर क्यों करेगा? आप कर सकते हैं, आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन, अब शायद समीर हैदर साहब हो सकता है, बट कैन नॉट गो बैक टू 1980। आप रूल्स क्यों नहीं चेंज करते? सीनियर पार्लियामेंट्स हैं, सही, ये नहीं। अच्छा, वो 3 साल वाली बात है, उसमें भी बात बीच में रहेगी कि वो भी जरा आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है कि वाकई क्या कोई गवर्नमेंट मूव है ये। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक मैं जनाब को असिस्ट कर लूँ, जान के मान पाऊँ, रूल्स और एक्ट अगर इकट्ठे हों, सामने देखा उनको देखा जाए तो फिर एक्ट प्रिवेल करता है, रूल्स नहीं प्रिवेल करते। सर कॉन्स्टिट्यूशन ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, रूल्स का कहां से कॉन्स्टिट्यूशन है? वो सुप्रीम कोर्ट के आईन एक चीज कर ले तो कमाल हो गया, जब एक्ट बन जाए, कानून बन जाए। एक मिनट, the finality of any rule or law lies in ज़मीर साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब पार्लियामेंटेरियंस ऐसी बात करते हैं। देखें आर्टिकल 191 जो है वो कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ किसने बनाने? पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो हम ना बनाएं और जो उन्होंने काम करना है वो देखें, इट इज अ मिक्स, दोनों ने इकट्ठे मिलके चलना है। पार्लियामेंट की आपने बात की, मैंने देखें, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल जब आइन आपको ये अथॉरिटी दे रहा है, अच्छा, तो फिर आप कहें कि ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये 3 साल वाली टेन्योर और वो भी पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, नहीं, अच्छा, और फिर जमहूरियत की बात नहीं, वो 3 साल वाली टेन्योर पोस्ट करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस की ऑफिस का, उसका ये क्या ये हवा में है? इट्स लाइक यू नो, देखिए मेरे ख्याल से मैं अभी इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। साहब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मैं अर्ज करूं, कल या परसों गवर्नमेंट के स्पोक्समैन की तरफ से तो ये आई कि तरदीद की है कि हम नहीं करने जा रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी ये बात चली थी, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के दौर में भी ये बात चली थी कि टेन्योर बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एज बढ़ाई जा रही है। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के, ये चलती रहती है बातें। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। आपने पार्लियामेंट की बात की, आज पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट ने डिनाई किया 6 जजेस के खत के ऊपर बहस नहीं की जाएगी। राणा साहब जी पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को डिनाई किया गया कि जी इस पे बहस नहीं की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो 6 जजेस का जो खत है, तारा साहब ने बकायदा, देखिए जब एक जो चीज होनी चाहिए थी वो हो रही है,
जब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो हम इसको सियासत पे क्यों धकेलें, क्यों इसको सियासत की नजर कर लें? पैरेलल आपने आगे जाके एक अच्छी लेजिस्लेशन भी तो करनी है, और जब बहस होगी तो तभी लेजिस्लेशन होगी ना। बहस देखिए टेक्निकल पॉइंट्स पे बहस होगी, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं होगा ना। इस मुल्क के अंदर कंफ्यूजन, इस मुल्क के अंदर जो है मिसगाइड करना, लोगों को कंफ्यूज करना, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम बिल्कुल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, चैलेंजेस तो और कुछ है ना। देखिए हमारा यही तो मौकफ है कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस मुल्क के लिए अब ये जो लड़ाई झगड़ा हर वक्त जो है प्रोपेगेंडा करना, सोशल मीडिया के जरिए अदारों को निशाने पे लेना, ये चीजें अब बस कर दें। सही तो हम इसको तूल नहीं देना चाहते, टूल नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही है। और ये कब जो है लार्जर बेंच है, ये चीजें आएंगी क्लियर होके, उसके बाद पार्लियामेंट में आ सकता है। पाशा साहब एक चीज और मुझे ये बताइएगा क्विकली कि आइन हर किस्म की आज़ादी देता है, और ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की तो है आज़ादी है ही है कि उनके ऊपर कोई किसी किस्म की प्रेशर नहीं हो सकता, हर तरह सहाफ़ियों को भी आज़ादी। कोई ऐसा कोई खला है जिसको पुर करने की ज़रूरत है आइन में, ताकि इस किस्म के ख़त दोबारा ना आए सामने? बिल्कुल है, खला है। मसलन जजेस के खिलाफ कंप्लेंट या रेफरेंस करना आर्टिकल 209 है, लेकिन जजेस अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट करें तो कहाँ करें? यहाँ पे खला है। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं समझता हूँ, उसको हाईलाइट ज़रूर करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एलामिया है उसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें जो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को ये इंस्ट्रक्शंस दी, अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, और उनको कहा कि फैज़ाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 398 उसका पैराग्राफ नंबर 53 है, उस पे मनो अमल दरामद किया जाए। असल है कि ये सारा अगर उस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई होती शायद आज ये दिन नौबत ना पहुंचती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट भी हैं। उनसे ज़रा मुआशी सूरत हाल पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन हमें डॉक्टर हारून शरीफ साहब ने ज्वाइन किया, सॉरी हारून शरीफ साहब ने साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माशी अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई आपके वक्त का। हारून भाई, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ मामलात की तरफ निशानदेही की है कि आवाम को शायद अभी फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हारून भाई कहते हैं कि एक तो ये आपको मालूम है, ये तो हमारी आज से नहीं, मतलब 30-31 साल की सहाफ़त में मैं ये डिबेट अभी तक आज भी यही सुन रहा हूँ कि टैक्स का बोझ सिर्फ एक तबके के ऊपर है, ताजे बरादरी नहीं देती। एक मूव भी शुरू हो गई है वॉलंटरीली टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिमम 1200 रुपये आप दें महीने का, और जो 1 अप्रैल से 30 और कहा यह जा रहा है कि शायद एक्सटेंड भी हो जाएगी, और इसको ये भी कहा जा रहा है इट्स अ बेट टू गेट देम इनटू द नेट। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने ये कह दिया कि अभी फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन मार्च ओवर मार्च 2023 और मार्च 2024 के जो इंडेक्स सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के फिगर्स हैं, उसमें इन्फ्लेशन हैज़ रिड्यूस टू 20.7% अगेंस्ट फरवरी ओवर फरवरी विच वॉज 23.1%। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है और फौरी रिलीफ नहीं दिया जाएगा? आपको अब ये चीज़ें किस तरह हल होती नज़र आ रही हैं? आम आदमी तक कैसे रिलीफ पहुंचेगा, अगर नियर फ्यूचर नहीं तो आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि रिलीफ जो है वो होता क्या है। रिलीफ ये होता है कि जो लोग महंगाई से पिसे हुए हैं आप उनको किसी तरह सब्सिडी दे देते हैं। तो हम सबको पता है कि जो हुकूमत सारी चली कर्ज पे रही है, और आप देखिए कल जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उसका इम्पैक्ट किस पे नहीं आया? उसका इम्पैक्ट उन पे नहीं आया जिनके पास पेट्रोल की सीलिंग्स हैं या सरकारी गाड़ियां हैं। जो फिक्स्ड इनकम सैलरीड क्लास है उसके ऊपर तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। अब आप उनको रिलीफ कहां से देंगे जब आपके पास किटी के अंदर गुंजाइश नहीं है? मेरा सिर्फ अपने जो सीनियर दोस्त हैं, पार्लियामेंटेरियन है, कैबिनेट मेंबर्स हैं, जब वो पब्लिक से ये बात करते हैं या मीडिया से, आई थिंक उनको इसको एक स्टेप आगे ले जाने की जरूरत है और बताएं कि इसके मुतल्लिक हुकूमत क्या कर रही है, क्या कोई टारगेट सेट किया गया है। देखिए ना, अगर आज रिलीफ नहीं दे रहे तो बताएं कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये टारगेट सेट किया है और इसको हम इस तरह करेंगे। खाली प्रॉब्लम बताना आई थिंक अब वो खासा आउटडेटेड हो गया है।
दूसरी चीज ये है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है, ये खुशाइन बात है कि 2 साल में ये जो इन्फ्लेशन की शरह है, ये समझने की जरूरत है कि महंगाई हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अभी रमजान और ईद के फैक्टर को हमें फैक्टर इन करना है, और कुछ टेक्निकल मामलात हैं कि बेस इफेक्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस पे ये अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर एक्साइटमेंट के अंदर कोई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन या कोई रिलीफ का डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब बात तो यही है कि अब पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो वो आपके बस में तो है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए हर 15 दिन बाद रिव्यू किया जाता है। अब मसला ये है कि जहां पे आप पीडीएल जो है उसको आप कम नहीं कर सकते इन हालात में। आपको नहीं लगता कि कहीं से किसी तरह कोई चलो 4 आने वहां से निकाल लो और फिर 4 आने इधर से बढ़ा दो? कि हुकूमत को अपने अखराजात अभी कोई मुझे सब्सटैंशियल वहां इंडिकेशन नहीं दिखाई दी। देखिए ना, अगर वो अपने अखराजात कम करके पास ऑन करेंगे तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। जो लोग 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे हैं या नीचे रह रहे हैं, उनको आपने सपोर्ट करना है। लेकिन अब आपको बड़ा इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल देखना पड़ेगा। आबादी बढ़ रही है, आप उसको कंटिन्यूसली इस फिस्कल हालात में बिस्क को बढ़ा नहीं सकते अनलेस कि आप ड्रास्टिकली हुकूमत का साइज कम कर दें। अब इसमें सूरत हाल ये है कि जो बांग्लादेश वगैरह ने किया, उन्होंने जो लो तबका था जो इनकम में, उनको उन्होंने जहां स्टाइपेंड भी दिए, लेकिन उन्होंने हैवी ड्यूटी क्लोथिंग की तरफ, टेक्सटाइल की स्किल्स दी, ताकि वो साथ साथ नौकरियां करना शुरू करें और कुछ पहिया चले उनका मईशत का। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दुनिया को देख के चलने की जरूरत है, ना सिर्फ कि यहां से ट्वीक कर दें, यहां से ट्वीक कर दें। मैं 2 इसमें सेंटेंस कहूंगा जिसको हमें समझना है। हम कोई भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जैसे आपने एनर्जी की बात की, आपने कहा प्राइस नहीं कम हो सकती, मैं ये कहता हूं कि एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ प्लान तो चल सकता है। आप कारपूलिंग कर सकते हैं, आप फ्यूल मिक्स चेंज करने के लिए ड्रास्टिक इंसेंटिव्स दे सकते हैं। वो मुझे लीडरशिप अभी नहीं दिख रही। ज्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट का, राइटली सो अपने हिसाब से, वो थोड़ी मैक्रो स्टेबलाइजेशन, आईएमएफ के ऊपर, एक आध प्राइवेटाइजेशन के ऊपर दिखाई देता है। हारून भाई, एक चीज और आप लोग से जब भी बात होती है वैसे भी, कि एक किसी ना किसी तरह मईशत का पहिया चलना चाहिए, और इसमें कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्स बट इट ऑल्सो एम्प्लॉयज वेरियस अदर 52 इंडस्ट्रीज, सो विच कैन गिव एन इम्पेटस टू इकोनॉमी। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त एक तो अभी ट्रेड की फिगर्स भी हमारे सामने आई हैं, और फिर बरामदात में 1.08% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन द पॉइंट इज कि अब हमें किसी ना कहीं तरह कोई, मतलब अगर पहिया चलेगा, कहीं पे कोई पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो शायद गरीब की जेब में भी कुछ पैसा जाएगा। तो आपका नहीं ख्याल कि ठीक है अपने अखराजात उनको कम करने चाहिए और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस तरफ क्या आप मशवरा देते हैं, किस तरह तवज्जो दी जाए? देखिए, मईशत का पहिया इन 3 चीजों से चलता है। इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसी जगह पे जो हमारे मईशत की फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करे, नौकरियां क्रिएट करे सस्टेनेबल बेस पे। कंस्ट्रक्शन जो है वो एक पीरियड के लिए करती है, इसके बाद वो नौकरी खत्म हो जाती है। आप थोड़ी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, मशीनरी लाएं, एक्सपेंशन करें, तो ये मईशत का पहिया चलना शुरू होगा। अब सवाल ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है हमारा, अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इंसेंटिव्स जो है वो दिख नहीं रहे हैं। जो 2-3 एरियाज हैं जहां पर क्विक फिक्सेस हैं और हमें रिटर्न मिल सकते हैं, यहां टीम्स की जरूरत है। देखिए, मुझे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री जो है, या हमारी जो इस वक्त एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक इस तरह का रिफॉर्म का प्रोग्राम टेबल पे आना चाहिए कि हम इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट तरजीही सेक्टर्स की नीचे जा सके। पूरी दुनिया करती है, आईएमएफ भी आपसे बात करने पे तैयार होगा अगर आपके पास एक तगड़ा प्लान है, ऑप्शंस हैं, सस्टेनेबिलिटी का है। हमें इस तरफ देखने की जरूरत है। मुझे सिर्फ परेशानी ये होती है कि जब हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फिक्सेटेड होकर रह जाते हैं। मईशत का पहिया चलाना है तो हमें अब इस तरह नहीं चलाना कि बबल बने और गिर जाए जैसे पहले होता रहा।
हमें कुछ एक दो विनर्स पिक करके उनके पीछे हमने अपना फाइनेंसिंग को भी रखना है, पॉलिसी की सहूलियात को भी रखना है, जहां से वो विनर्स जो हैं आपको 6-8 माह के अंदर कुछ रिटर्न देना शुरू करें, ताकि लोगों को कुछ सहारा हो सके। सही, अप्रैल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जो लास्ट ट्रांच है अंडर एसबीए वो हमें मिल जाएगी, और उसके बाद फिर अब ईएफएफ के लिए फ्रॉम ग्राउंड जीरो होगा, या दिस व्हाट वी वर डूइंग विद ऑन एसबीए इसी को आगे लेकर चला जा सकेगा? ये दोनों होती है, इसकी एक्सटेंशन होगी, जो काम अग्री किए हुए हैं वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ और काम ऐड हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आईएमएफ के ठप्पा लगाने से आपकी कंसेशनल लैंडिंग चलती रहेगी। हमारा जो है वो रूपी पे प्रेशर कुछ 6-8 माह के लिए कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने 15% सालाना एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो अब आप देखिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर मुझे कोई ऐसी लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही कि जहां ये कोई ऐसे लोग हों कि मार्केट उन पे ट्रस्ट करे। ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरी तरह इकोनॉमी को, जब भी हमारी थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन होती है, हमारी सियासी एलीट रिलैक्स कर जाती है और वो भी ना प्रोग्राम कंप्लीट होता है और हम एक्सपेंशनरी पॉपुलिज्म में लग जाते हैं। इस वक्त अल्लाह करे कि हम कुछ 1 या 2 पावर सेक्टर की और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की रिफॉर्म के ऊपर काम कर सके। और हमें थोड़ा, हारून भाई, आपने कहा कि 15% इंक्रीज लेके जानी है एक्सपोर्ट्स में, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उस तरह नहीं चल रही, लेकिन अगेन वी आर होपफुल कि चीजें बेहतरी की आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ भाई आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।